जय हिंद। आइए देखते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमेशा रेलवे में पूछा जाता है। ये बेसिकली हालांकि ये तो यूजफुल तो सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन जो रेलवे में खासकर थोड़े से साइंस के लेवल को बढ़ाकर पूछता है तो उसके लिए ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो डेडिकेटेड हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये सीरीज चलेगी आपकी कंटिन्यू। मैं पर डे 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको भी तो नॉलेज चाहिए ही। ठीक, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर, पहली तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कीट पालन या फिर कीड़े की पालन से संबंधित है एपी कल्चर। तो इसका आंसर हम बताते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक, और मछली पालन को पीसी कल्चर भी कहा जाता है और नीली क्रांति भी इसको कहा जाता है। नीली क्रांति और पीसी कल्चर दोनों मछली पालन से संबंधित है, याद रखिएगा। इसको हम लिख नहीं रहे हैं या फिर लिख देते हैं पीसी कल्चर या नीली क्रांति। नीली क्रांति जोड़ लीजिएगा आगे आप लोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? प्रथम एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने किया? यहाँ देखिएगा डब्ल्यू फ्लेमिंग लिखा हुआ है। ऑप्शन ए डब्ल्यू फ्लेमिंग, बी बॉक्समैन, सी ए फ्लेमिंग और ये न्यूटन। हालांकि ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्यों दिया गया है, चौथा ऑप्शन ऐसे ही दे दिया गया है, डब्ल्यू फ्लेमिंग, बॉक्समैन, ए फ्लेमिंग, न्यूटन। ठीक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। अगर केवल फ्लेमिंग दिया होता और इसमें से ये नहीं दिया होता तब तो आराम से छाट लेते, क्योंकि इसमें आंसर फ्लेमिंग होने वाला है। लेकिन फ्लेमिंग में डब्ल्यू फ्लेमिंग होगा कि ए फ्लेमिंग होगा? डब्ल्यू फ्लेमिंग यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कोशिकांग, कोशिका के अंदर अलग अलग, कोशिका में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक, और तो कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, इसमें से न्यूक्लिक एसिड, ठीक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पहली चीज की ये जीव में नहीं, सॉरी मनुष्य में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल मनुष्य में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में नहीं, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें पत्ती रहेगा वही उसी के पास क्लोरोफिल रहेगा। ठीक, तो इसमें क्लोरोफिल, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, वो उसका सही राइट आंसर है राइबोसोम। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया मत मारिएगा, ये ऊर्जा की, इसको एनर्जी बैंक बोला जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, सॉरी कोशिका का ऊर्जा निर्माण फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ये जो ऊर्जा एनर्जी बनाता है उसी को ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है, जिसको एटीपी, एडीपी और एमडीपी, जिसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। उसको कभी विस्तार से कोशिकांग समझाएंगे तो उसमें समझा देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जगह कम होने की वजह से, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अग्न्याशय, उपकला, तंत्रिका कोशिका, अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म जानते होंगे किसको कहते हैं? ये चमड़ी का ऊपर भाग, अधिचर्म। ठीक, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस। ठीक, ये अधिचर्म है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? अग्न्याशय नहीं होगा, अग्न्याशय नहीं होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना जानते होंगे, इस तरह कुछ रहता है। ठीक, इधर लटका हुआ रहता है, पूंछटेल बोलते हैं। ठीक, और बीच बीच में ये माइलिन सीट बोला जाता है, स्टेप में रहता है, इसको माइलिन सीट, बीच वाले का दूसरा कुछ नाम होता है। ठीक, ये माइलिन सीट होता है, इधर बाल की तरह लगा होता है। ठीक, ये न्यूक्लियस इसका होता है। ठीक है ना, इसी में ग्रे मैटर भरा होता है।
जिसे IQ टेस्ट किया जाता है कि IQ कितना स्ट्रांग है, तेज है। ठीक, ग्रे मैटर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक से थोड़ा भटक जाते हैं। पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है? परागकण, परागण एक प्रोसीजर है। परागण मतलब परागण जो है एक प्रक्रिया है, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन, जिसे मनुष्यों में निषेचन होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें क्लियर क्वेश्चन कि पुष्प के किस भाग में परागकण का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, उसी तरह जो फूल पेड़ पौधे हैं उसमें परागकण ही मेन होता है। जो एक पुरुष के जैसे पुरुष मनुष्यों में स्पर्म होता है, उसी तरह परागकण का भी उसमें यही होता है। तो ये किसमें होगा? पुंकेसर में, पुंकेसर में होता है। इसको यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए ये फूल हो गया, ठीक है, और ये इससे निकल गया ऐसे, ठीक। तो इसमें जो है इसको बोला जाता है पूरे को पुंकेसर, और यहाँ पे परागकण होता है। ठीक, यही निषेचन में भाग लेता है, परागण में भाग लेता है। परागण पॉलिनेशन की क्रिया जो मधुमक्खी द्वारा या जो फूल पर बैठते हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन का काम किया जाता है। ठीक ना, ये विभिन्न माध्यम द्वारा हो सकता है। जैसे कुछ मक्खियाँ हो गई, धान के खेत का परागण जैसे होना है, परागण होगा तभी उसमें बीज आएगा, पॉलिनेशन। तो उसमें मक्खियाँ कर देती हैं कुछ, तो हवा द्वारा हो जाता है, हवा द्वारा भी एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक, अगर मक्खियाँ करेंगी तो पता चला कि एक सीजन मक्खियाँ पॉलिनेशन ही कर रही हैं और एक सीजन बीत गया, धान हुआ ही नहीं, चावल उसमें आया ही नहीं। तो उसके लिए मक्खियाँ भी जिम्मेदार होती है और हवा के द्वारा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसे पीला केक के नाम से जाना जाता है। येलो केक, येलो केक भी क्वेश्चन में करके देता है, पीला केक भी करके देता है। तो ये देखिए, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम और एल्यूमिनियम। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? प्लूटोनियम 9। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। केक क्यों कहा है? क्योंकि इसको चाकू से काट भी सकते हैं, इसीलिए। तो एक तो आता था पहले पीला वाला केक, 2 रुपया का मिलता था एक केक। ठीक, हम लोग उसको बड़ा लेते थे, मीठा लगता था खाने में। अब देखिए, पेशाब घरों से महक आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। पेशाब घरों से महक आती है। रेलवे स्टेशन के आसपास या मार्केट में कहीं कोना देखेंगे बहुत बदबू मारता है। तो पेशाब घरों से जो महक आती है वो किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम लोग पेशाब करते हैं अमोनिया को यूरिया में बदल गए, लेकिन ये यूरिया नहीं, तो फिर से धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? अमोनिया में। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। पेशाब घरों से महक जो आती है वो अमोनिया से आती है। छोटा मोटा स्टेशन पे तो नहीं, बड़े स्टेशन पे देखेंगे जहाँ पेशाब घर रहेगा ना, आधा किलोमीटर दूर से लगेगा वो महकने एकदम। ठीक, अब देखिए, स्ट्रेटजिक धातु किसे कहते हैं? तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। बताइए, बता पाएंगे? सोचिए दिमाग में तब तक। तो इसमें होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। अब क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे, ठीक ना। तो इसमें हो जाता है आंसर आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम क्यों, यूरेनियम क्यों नहीं? क्योंकि यूरेनियम भी तो बहुत सबसे कीमती धातु तो यही है, यूरेनियम, जिसको येलो केक के भी नाम से जाना जाता है। इसको खाली यूरेनियम नहीं लिखते हैं, इसको U8 के रूप में लिखते हैं। यहाँ साइन बस उनके U8 अपने संरचना में होता है U8 के रूप में, जिसे जिंक ब्लेंड बोलते हैं। जिंक ब्लेंड नाम नहीं आ रहा है, शायद जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ठीक ना। तो ये स्ट्रेटजिक धातु है टाइटेनियम, क्योंकि ये तो भड़काऊ होता है बड़ा और रेडियोएक्टिव ज़्यादा होता है। टाइटेनियम जो है वो जहाज़ों में उसके पार्ट बनाने में, मिसाइल बनाने में यूज किया जाता है, मिसाइलों में। अब तो मिसाइल जानते होंगे कि स्ट्रेटजिक और क्रूज मिसाइलें होती है।
ठीक ना। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल होती है, स्ट्रेटजिक डैमेज होता है। एक नॉर्मल डैमेज होगा, एक स्ट्रेटजिक डैमेज। स्ट्रेटजिक माने कि बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर दिया, मतलब तोड़ फोड़ मचा दिया बहुत ज़्यादा, जिसका भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन आता है, एक आवर्धक कांच में एक साधारणता होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। एक आवर्धक कांच में, जैसे लेंस लेके देखते हैं ना, किताब पर भी पढ़ते हैं तो लेंस लगा के हम लोग पढ़ते थे, चाहे पहले ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसमें वाइट कलर का एक क्या होता था, ऐसे करके एक लेंस होता था। हम लोग उसको क्या करते थे, आग जलाते थे पेपर पे ऐसे रख के, सूर्य की रोशनी लगा के और उसको फोकसित करते थे एक जगह पे प्रकाश, ताकि कागज में आग लग जाए। एक जगह पे प्रकाश को कौन फोकस करता है? वो करता है उत्तल लेंस, ठीक ना। उत्तल लेंस का यूज करते हैं हम लोग किताब पढ़ने में। मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो ऐसे करके देखते हैं, तो वो कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस, ठीक। नहीं भूलेंगे ना, इसको याद रखिएगा। बहुत ही ये, हालांकि ये 10 के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो RRB के एग्जाम में कम से कम तो 2 बार पूछा गया है, वो अधिक से अधिक आगे पूछा ही जाएगा, तो उसको नेक्स्ट में जोड़ लीजिएगा। जब पानी वाले बीकर में, 10वां क्वेश्चन आपका 10th नंबर है, जब पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, तब जो बीकर का में जल का स्तर, आगे क्वेश्चन हम बढ़ा दे रहे हैं, जब पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है, तब बीकर में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, सोचते रहिएगा दिमाग में, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या समान रहेगा? बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, हालांकि बहुत ईजी है, लेकिन कभी सुने नहीं होंगे तो जरूर एक कुछ दिमाग में आएगा। जैसे ये पानी है, ठीक, इसी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, पानी का स्तर मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, ये बीकर हो गया। बीकर समझता है ना, केमिस्ट्री में वाइट वाला गिलास यूज किए होंगे, जिसपे ऐसे ऐसे बना रहता है लेबल, तो इसको बीकर बोलते हैं। प्रैक्टिकल वाला जो है उसमें यूज किए होंगे, है ना। तो ये बर्फ हो गया, ये पानी हो गया, ये पानी हो गया। अब इसमें डाल दिए तो अवस्था क्या होगा? दिमाग में आ रहा होगा कि जब गलेगा तो पनिया के स्तर वो बढ़वे नहीं करेगा ना। है पहले जो पानी में बर्फ ऑलरेडी डाल दिए हैं और जितना जगह घेरना था वो घेर चुका है, अब वो जब गलेगा ना तो पनिया का स्तर इतने रहेगा, ठीक। मतलब लेवल समान रहता है। कंफ्यूजन में सब आदमी मार देता है बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा भाई, जब ऑलरेडी, अच्छा पहले मान लीजिए अब ड्राम है, उसमें जब आपको बोतल लगाना है जाकर ऐसे कैप पर, उसमें डालते हैं तो पनिया जो एक्सेस अमाउंट रहता है वाटर, जो कि आपका थ्रस्ट फोर्स नीचे से अब थ्रस्ट फोर्स प्लान बल लगाता है, वो पहले से ही बाहर हो जाता है। अब अगर आपको उसी में पिघला के गला पला दिया जाएगा तो क्या पनिया बाहर निकलेगा? नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी में जितना बाहर निकलना था वो पहले निकल चुका है। तो ये जब गलेगा ना तो इसका लेवल उतना ही कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये बढ़ेगा नहीं, समान रहेगा। आई होप कि समझ गए होंगे। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। अब इसी तरह हम लोग ये सीरीज चलाएंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के पर डे, कभी कभी 2 भी आ सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी अगले सीरीज में मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।